अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या है इसको डिस्कस करते हैं। हम लोग किडनी पढ़ चुके हैं, तो जो नेफ्रॉन है फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी है कि अगर नेफ्रॉन मौजूद ना हो तो किडनी वर्किंग नहीं कर सकती, तो आप ये कहेंगे फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज़ कॉल्ड नेफ्रॉन। और ये एक किडनी के अंदर ऑलमोस्ट 1 मिलियन नेफ्रॉन पाए जाते हैं। नेफ्रॉन इन ईच किडनी, ये इसका इंट्रोडक्शन है। लेकिन जो हमारा कंसर्न है, जो हमारा टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर को हम लोग डिस्कस करते हैं। स्ट्रक्चर की बात की जाए तो हम कहते हैं कि नेफ्रॉन के 2 पार्ट्स हैं। नेफ्रॉन के 2 पार्ट्स हैं। एक है जी रेनल कॉर्पुसल और दूसरा है रेनल ट्यूब्यूल। रेनल वर्ड आप किडनी के लिए यूज़ करते हैं तो रेनल साथ वर्ड आएगा। तो सबसे पहले हम रेनल कॉर्पुसल को डिस्कस कर लेते हैं कि रेनल कॉर्पुसल क्या है। रेनल कॉर्पुसल्स के भी 2 ही पार्ट हैं। फर्स्ट हमारे पास है ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस क्या है? नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज है। अगर डायग्राम में हम लोग देखें तो ये डायग्राम के अंदर जो नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज है, इसे आप लोग क्या नाम देते हैं? ग्लोमेरुलस कहते हैं। और इसी ग्लोमेरुलस के बाहर एक कप शेप स्ट्रक्चर है जिसे आप लोग क्या नाम देते हैं? बाउमैन्स कैप्सूल। कप शेप स्ट्रक्चर प्रेजेंट आउटसाइड द ग्लोमेरुलस। ये हमारे पास रेनल कॉर्पुसल। ये जो पार्ट्स है सिर्फ इतना सा पार्ट, इसे आप लोग क्या कहते हैं? रेनल कॉर्पुसल। सेकंड हमारे पास है जी रेनल ट्यूब्यूल। रेनल ट्यूब्यूल के 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट हमारे पास है प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये पार्ट मौजूद है हमारे पास बाउमैन्स कैप्सूल के बिल्कुल ही पास। इसके बाद हमारे पास पार्ट आता है लूप ऑफ हैनले। और जो लास्ट पार्ट है रेनल ट्यूब्यूल का वो है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। इसको डायग्राम में मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारे पास रेनल कॉर्पुसल के पार्ट्स हैं। बाउमैन्स कैप्सूल के बाद जो पार्ट आता है वो हमारे पास क्या? फर्स्ट पार्ट है कन्वोल्यूटेड, वो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है। उसके बाद जो हमारे पास स्ट्रक्चर था, ये जो यू शेप स्ट्रक्चर है उसके लूप ऑफ हैनले कहते हैं। और इसके 2 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है डिसेंडिंग लिम्ब और दूसरा है असेंडिंग लिम्ब। और लास्ट पे जो इसका रेनल ट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर है उसे आप लोग क्या कहते हैं? डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहते हैं। अब जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स है, ये सारी मतलब डिफरेंट नेफ्रॉन्स की एक सिंगल डक्ट के अंदर जाके ओपन होते हैं, जिसे आप लोग क्या नाम देते हैं? कलेक्टिंग डक्ट का नाम देते हैं। और यही कलेक्टिंग डक्ट मिलकर ज्वाइन टुगेदर होती हैं और होती हैं एक रेनल पेल्विस में। और रेनल पेल्विस से आगे क्या होता है? यूरेटर स्टार्ट हो जाता है। तो ये हमारे पास शॉर्ट सा स्ट्रक्चर है। और ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है, राइट नोट ऑन नेफ्रॉन। इतना लेंथी नहीं है, सिर्फ डायग्राम आपने करनी है और साथ ये स्ट्रक्चर आपने एक्सप्लेन कर देना है, तो आपका ये क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा।
फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, ग्लोमेरुलस, बाउमेंस कैप्सूल, उसके बाद प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लोब ऑफ हेनले, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब, ये सब ओपन होंगी कलेक्टिंग डक्ट में, कलेक्टिंग डक्ट ज्वाइन करके बनाएंगी ओपन इनटू रेनल पेल्विस और रेनल पेल्विस से आगे यूरेटर तक। ये हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन है। और साथ यही सेम डायग्राम आपकी यूज़ होती है फंक्शनिंग ऑफ किडनी के लिए, या जस्ट फंक्शन ऑफ किडनी लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है, उसमें भी यही डायग्राम यूज़ होती है। इसमें मैंने अभी तक कैपिलरीज वगैरह ऐड नहीं की, वो इस डायग्राम में ऐड करके हम लोग फंक्शनिंग ऑफ किडनी को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हम फंक्शनिंग ऑफ किडनी की बात करें तो फिर किडनी का क्या फंक्शन है, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, और उसके बाद क्या करना एंड कन्वर्ट फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, और जो वेस्ट होगा उसे क्या करना ब्लड यूरिन, उसका यूरिन बना देना, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। ये इसका क्या है, फंक्शन है। अब ये जो फंक्शन है ये 3 स्टेप्स में होता है। पहला हमारे पास है प्रेशर फिल्ट्रेशन, सेकंड हमारे पास है सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, और थर्ड हमारे पास है जी ट्यूबुलर सिक्रीशन। अब ये कौन कौन से पार्ट में क्या चीज़ होती है, इसको हम लोग डिस्कस वन बाय वन करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है जी प्रेशर फिल्ट्रेशन। प्रेशर फिल्ट्रेशन में क्या होता है, ब्लड इंटर होता है रेनल आर्टरी के थ्रू, किधर आर्ट्रियोल्स में, आर्ट्रियोल्स डिवाइड होकर क्या बनाते हैं, ये कैपिलरीज बनाते हैं, जिसे आप लोग ग्लोमेरुलस कहते हैं। और जब ब्लड यहाँ पे ग्लोमेरुलस के अंदर पहुँचता है तो उसका जो प्रेशर है वो ब्लड प्रेशर इन ग्लोमेरुलस वो क्या होता है, हाई होता है। हाई होने की वजह से क्या होता है, मैनी मॉलिक्यूल्स, बहुत से जो मॉलिक्यूल्स हैं, जैसा कि स्मॉल मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है जो डिफ्यूजन कर सकते हैं, जिसमें एग्जांपल है वाटर, साल्ट्स, ग्लूकोज, यूरिया, ईटीसी, और अमाइनो एसिड वगैरह भी। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, मूव आउट करती हैं और किधर आ जाती हैं, ग्लोमेरुलस से बाहर आ जाती हैं, और पहुंच कहाँ पे जाती हैं, इस पार्ट में जो है उसके बाहर कप शेप स्ट्रक्चर है बाउमेंस कैप्सूल में। तो ये मटेरियल क्या होता है, इंटर इनटू बाउमेंस कैप्सूल। अब ये जो मटेरियल मूव किया है, ये उसने क्यों किया, प्रेशर की वजह से किया, प्रेशर बहुत ज़्यादा था, तो इस वजह से हम इसे क्या कहते हैं, प्रेशर फिल्ट्रेशन कहते हैं। तो ये जो हमारा एक स्टेप है, इसे हम लोग क्या नाम देते हैं, प्रेशर फिल्ट्रेशन। और ये जो हमारे पास वेस्ट मटेरियल बना है जो बाउमेंस कैप्सूल में आया है, इस मटेरियल को आप लोग क्या नाम देते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। तो हमारे पास जो ये फिल्ट्रेट है, इसमें 20% ब्लड प्लाज्मा होता है, और वो ब्लड प्लाज्मा जो का ग्लोमेरुलस के अंदर इंटर हुआ था, 20% क्या है, ब्लड प्लाज्मा, और वो कौन सा है, उसका 20% ब्लड है जो ग्लोमेरुलस में इंटर हुआ था। इसके बाद हमारे पास है रीअब्जॉर्प्शन। अब ये सारी चीज़ें वेस्ट मटेरियल तो नहीं है, बहुत से हमारे फायदे के लिए भी हैं, तो उन्हें रीअब्जॉर्ब भी बॉडी करती है। वो रीअब्जॉर्प्शन कैसे होती है, वो रीअब्जॉर्प्शन हमारे इस पार्ट से इस पार्ट के दरमियान होनी है, इसको हम डिस्कस करते हैं। अब जो ये फिल्ट्रेट है ये हमारा रेनल ट्यूब्यूल में आ चुका है। अब रेनल ट्यूब्यूल में क्या होनी है, इसकी एब्जॉर्प्शन होनी है, रीअब्जॉर्ब ये हो जाएगा। अब इसके पार्ट्स हैं 3, उन्हीं पार्ट्स के अकॉर्डिंग हम डिस्कस करते हैं। रेनल ट्यूब्यूल का जो फर्स्ट पार्ट है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में, इसमें ऑलमोस्ट 100% ग्लूकोज और अमाइनो एसिड क्या हो जाते हैं, रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं, और बहुत से
साल्ट्स भी इसमें क्या होते हैं, रीअब्जॉर्ब होते हैं। और ये पहला पार्ट है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। इस पार्ट के अंदर ये क्या हो जाते हैं, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड और बहुत से साल्ट रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। उसमें हमारे पास उसके बाद आता है लूप ऑफ हैनले, ये यू शेप पार्ट। इसमें दो लिम्स हैं, डिसेंडिंग लिम्ब और असेंडिंग लिम्ब। डिसेंडिंग लिम्ब में क्या चीज़ अब्जॉर्ब होती है और असेंडिंग लिम्ब में क्या चीज़ अब्जॉर्ब होती है, इसे भी डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास दो लिम्स हैं लूप ऑफ हैनले के, डिसेंडिंग लिम्ब और असेंडिंग लिम्ब। डिसेंडिंग लिम्ब में वाटर भी अब्जॉर्ब होता है, जबकि असेंडिंग लिम्ब में हमारे पास साल्ट्स प्रॉक्सिमल में भी हुए हैं, तो यहाँ लूप ऑफ हैनले में भी क्या होते हैं, साल्ट्स रीअब्जॉर्ब होते हैं। डिसेंडिंग लिम्ब में वाटर होगा और साल्ट्स होंगे, और वाटर प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में भी अब्जॉर्ब होता है, डिसेंडिंग लिम्ब में भी अब्जॉर्ब हो रहा है। थर्ड पार्ट हमारे पास है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, यहाँ पे भी वाटर रीअब्जॉर्ब होता है। आपके पास बॉडी के अंदर वाटर मौजूद है ब्लड के साथ मिक्सचर में, तो ब्लड में जो सबसे पहले प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल थी, वहाँ से भी वाटर रीअब्जॉर्ब हुआ, लूप ऑफ हैनले में डिसेंडिंग लिम्ब में भी वाटर अब्जॉर्ब हुआ, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में भी वाटर अब्जॉर्ब हुआ। इसके बाद भी हमारे पास कुछ वाटर बच जाता है, जिस यूरिन के साथ मिक्स होकर बॉडी से बाहर स्क्रीट होता है, उसे आप लोग क्या कहते हैं, ट्यूब्यूलर सिक्रीशन कहते हैं। तो वाटर की रीअब्जॉर्प्शन 3 जगह पे है, प्रॉक्सिमल में भी, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैनले में भी, और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में भी है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है, इसका थर्ड पार्ट है ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। अब ट्यूब्यूलर सिक्रीशन में क्या होगा, जो यूजफुल मटेरियल था वो क्या हो चुका है, रीअब्जॉर्ब हो चुका है। जैसे आपके पास अमाइनो एसिड, ग्लूकोज, वाटर, वो सारी चीज़ें क्या हो चुकी हैं, रीअब्सॉर्ब्ड हो चुकी हैं। बाकी जो रिमेनिंग है वो हमारे पास क्या है, वेस्ट है, उसे हमने अपनी बॉडी से क्या करना है, रिमूव करना है। अब उसका स्क्रीट होके रेनल ट्यूब्यूल से एक्टिव ट्रांसपोर्ट होके जो स्क्रीशन होनी है, उसे आप लोगों ने क्या कहना है, ट्यूब्यूलर सिक्रीशन कहना है। कि जो आपकी रिअब्जॉर्प्शन होगी, उसके बाद जो वेस्ट मटेरियल से सिक्रीट होना है, उसे आप लोग क्या कहते हैं, ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। क्योंकि जब आपकी रिअब्जॉर्प्शन हो रही थी, उसमें सिक्रीशन भी चल रही होती है। अब फिल्ट्रेट है, जो रिअब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन के बाद जो आपके पास फिल्ट्रेट है, आफ्टर रिअब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन, आपके पास जो वेस्ट मटेरियल है, जो फिल्ट्रेट है, वो उसे आप लोग क्या कहते हैं, यूरिन कहते हैं। और ये यूरिन किधर आता है, रेनल पेल्विस में आता है। पहले कलेक्टिंग डक्ट में जाएगा, कलेक्टिंग डक्ट से रेनल पेल्विस में आएगा, और रेनल पेल्विस से ये यूरेटर में आएगा, और यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर में, और वहाँ पे कुछ टाइम स्टोर रहेगा, और उसके बाद ये बॉडी से रिमूव हो जाएगा, किसके थ्रू, यूरेथ्रा के थ्रू। ये ट्यूबुलर सिक्रीशन और रिअब्जॉर्प्शन को मैं आपको डायग्राम से अगेन इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये आपके पास ग्लोमेरुलस था, यहाँ पे ब्लड प्रेशर हाई था, यहाँ पे फिल्ट्रेशन हुई, वो फिल्ट्रेट किधर आया, बाउमेंस कैप्सूल में। बाउमेंस कैप्सूल से प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में फिल्ट्रेट आया, वहाँ यहाँ पे आके क्या किस चीज़ की रिअब्जॉर्प्शन हुई, आपके पास वाटर, अमाइनो एसिड्स और ग्लूकोज की रिअब्जॉर्प्शन हुई। यहाँ से वो फिल्ट्रेट आया लूप ऑफ हैनले में, डिसेंडिंग लिम्ब में आपके पास वाटर की एब्जॉर्प्शन हुई, और लूप ऑफ हैनले के असेंडिंग लिम्ब में आपके पास एब्जॉर्प्शन हुई साल्ट्स की। इसके बाद डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल था, यहाँ पे वाटर की एब्जॉर्प्शन हुई, और यहाँ पे सिक्रीशन भी हो रही थी, रिअब्जॉर्प्शन भी हो रही थी। वो जो स्क्रीट है वो आ जाएगा किधर, रेनल पेल्विस में, मतलब कलेक्टिंग डक्ट में आएगा। कलेक्टिंग डक्ट अगर ज्वाइन करके रेनल पेल्विस में बनाएंगी, रेनल पेल्विस से ये जाएगा यूरेटर में, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर से वहाँ पे कुछ टाइम स्टोर रहेगा, वहाँ से यूरेथ्रा के थ्रू क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो ये हमारे पास फंक्शनिंग ऑफ किडनी का टॉपिक है। ये दो लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन और फंक्शनिंग ऑफ किडनी। दोनों में डायग्राम क्या है, सेम है, आपने यही डायग्राम बनानी है। नेक्स्ट हमारे पास है ऑस्मो रेगुलेशन, रोल ऑफ किडनीज इन ऑस्मो रेगुलेशन। तो ऑस्मो रेगुलेशन है क्या, मेंटेनेंस ऑफ
water and salts concentration in body. In body that is called osmoregulation. ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। तो इस ऑस्मोरेगुलेशन को मेंटेन करने के लिए कौन वर्क करता है जी? किडनी करता है। अब इसके अलावा भी बहुत से सल्यूट्स को बॉडी में किडनी कंट्रोल करता है, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे फ्लूइड के अकॉर्डिंग बात करनी है और वाटर और साल्ट्स की कंसंट्रेशन की, कि यूरिन फॉर्मेशन कैसी होगी, वाटर की अगर पानी की कमी है या पानी की बॉडी में ज़्यादती है तो कैसे कंट्रोल करता है, इसको डिस्कस हम करेंगे। डाइल्यूटेड यूरिन, अगर आपकी बॉडी के अंदर पानी ज़्यादा है, एक्सेस वाटर है, तो उस वाटर क्या होगा? ज़्यादा फिल्टर होगा, मोर फिल्ट्रेशन, और जो रीअब्जॉर्प्शन है वो क्या होगी? लेस रीअब्जॉर्प्शन होगी, और एज अ रिज़ल्ट क्या होगा? आपके पास डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस होगा, क्योंकि वाटर की रीअब्जॉर्प्शन ही नहीं उस लेवल तक जितनी होनी चाहिए थी। तो जो हमारे पास ब्लड यूरिन प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा? वो थोड़ा सा उसमें जो नॉर्मल यूरिन है उससे ज़्यादा क्या होगा? वाटर होगा, उसमें अमाउंट ऑफ वाटर क्या होगी? ज़्यादा होगी। और तो ये कंडीशन हमारी बॉडी में कब होती है? जब हमारे पास कौन सा जब मौसम चल रहा होता है, मोस्टली सर्दियों में आपके साथ ये कंडीशन होती है, क्योंकि उसको आप जो पानी पीते हो वो बॉडी में उसकी आपको कमी भी हो जाती है कभी कभी, लेकिन मोस्टली आप अगर नॉर्मल पानी पी रहे हैं तो आपको ये कंडीशन होती है। और नेक्स्ट हमारे पास है जी कंसनट्रेटेड यूरिन। इसमें क्या होता है? वाटर क्या होता है बॉडी में नॉर्मल से कम हो जाता है, लेस अमाउंट में क्या होता है? वाटर मौजूद होता है। अब जब लेस वाटर मौजूद है बॉडी के अंदर तो क्या होगा? जो फिल्ट्रेशन है वो लेस फिल्ट्रेशन होगी, मतलब फिल्ट्रेशन कम होगी, फिल्टर रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी, मोर रीअब्जॉर्प्शन होगी, और जो यूरिन फॉर्मेशन होगी वो क्या होगी? कंसंट्रेटेड होगी, उसमें पानी कम होगा, साल्ट से ज़्यादा होंगे, कलर भी उसका चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर डाइल्यूट है तो उसमें साल्ट्स होंगे, वाटर भी ज़्यादा होगा और उसका कलर और होगा। ये अब डाइल्यूट यूरिन तब प्रोड्यूस है जब आपको पानी की कमी नहीं है, पानी एक्सेस से आप नॉर्मल से ज़्यादा। कंसंट्रेटेड यूरिन फॉर्मेशन तब होती है जब आपकी बॉडी में जो वाटर है वो नॉर्मल से भी कम होगा। तो इस तरह ये बॉडी किडनी है वो ऑस्मोरेगुलेशन में हमारा रोल प्ले करती है। ये डाइल्यूट यूरिन की प्रोडक्शन और कंसनट्रेटेड यूरिन की प्रोडक्शन इसलिए होती है ताकि वाटर की जो अमाउंट है उसे नॉर्मल पे लाया जा सके। अगर वाटर ज़्यादा है तो डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस होगा ताकि वाटर नॉर्मल पे आ जाए, और अगर कम है तब भी यूरिन की जो प्रोडक्शन है वो कंसनट्रेटेड होगी ताकि आप अगर और पानी पीते हैं तो वो नॉर्मल लेवल तक पहुँच सके। इसलिए ये बॉडी वर्किंग करती है डाइल्यूट यूरिन और कंसनट्रेटेड यूरिन बनाने में। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लें, और वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें।